बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के अंतर्गत जो संस्कृत विषय है उस संस्कृत विषय का जो पाठ है उस पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। जानते हैं उस पाठ का नाम क्या है? मैं इसको पहेली के रूप में बताता हूँ कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत का विलियम शेक्सपियर किसे कहते हैं तो आप लोग बता पाएंगे? चलिए मैं बता देता हूँ। भारत का विलियम शेक्सपियर कविकुल गुरु कालिदास को कहते हैं। यह एक विवाद का विषय है, ठीक है, कि कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि इंग्लैंड का कालिदास किसे कहते हैं। ठीक है, जायज़ है कि इसका उत्तर विलियम शेक्सपियर आएगा। तो ये विवाद का विषय है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं जो पाठ है कविकुल गुरु कालिदास पर आना चाहता हूँ। तो देखिए, जो कविकुल गुरु कालिदास हैं एक प्राचीन काल के ये जो है संस्कृत साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एक साहित्यकार हैं। तो प्रस्तुत पाठ में उनका ये जो कविकुल गुरु कालिदास हैं, ठीक है, इनका मैं सारांश बताऊंगा इस पाठ का। और यूपी बोर्ड में जो पाठ्यक्रम निश्चित है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है किसी एक पाठ से 5 नंबर का, लगभग 70 नंबर में 5 नंबर का जो है पाठ का सारांश देता है। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसी आधार पर नोटबुक बना लीजिएगा, क्योंकि इसको तैयार करने से 5 नंबर का आप लोगों का यूपी बोर्ड के लिए नोट तैयार हो जाएगा। तो देखिए, इसमें मैं दिखाया हूँ, देखिए ये आपका कविकुल गुरु कालिदास। तो ये जो है कविकुल गुरु कालिदास है, चूंकि प्राचीन काल के हैं और प्राचीन काल के जो भी साहित्यकार रहे हैं, ठीक है, उन साहित्यकारों की इतनी महानता थी कि उन्होंने जो साहित्य लिखा है वह साहित्य की सेवा के लिए लिखा है, मानव समाज और देश की सेवा के लिए लिखा है। उस अपने साहित्य में उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ये प्राचीन संस्कृत साहित्य के या किसी भाषा के साहित्यकारों की विशेषता रही है। लेकिन आजकल के देखिए, कोई साहित्यकार आजकल का अगर लिखता है तो उसका पूरा जो है जीवन जो है उस पुस्तक में अंकित हो जाता है, लेकिन ऐसा प्राचीन काल के साहित्यकारों ने नहीं किया है। तो इनके जन्म, देखिए जन्म स्थान की बात आएगी अगर जो है इनका सारांश लिया जाएगा तो जो जन्म स्थान, समय इत्यादि की जो बात है, चूंकि इन्होंने कुछ भी अपने बारे में नहीं लिखा है, तो उस समय के जो अन्य साहित्य रहे हैं या शिलालेख स्तंभ रहे हैं, उसके आधार पर इनका जन्म स्थान और समय इत्यादि के बारे में पता किया जाता है। वह भी जो है पूर्णतः जो है यथार्थ के रूप में नहीं कहा जा सकता है, एक अनुमान है। तो जहाँ तक जन्म स्थान के बारे में है, देखिए जो इनके जन्म स्थान के बारे में रुचि रखने वाले जो अन्य साहित्यकार हैं वह जो है अपने निवास के अनुसार इनका जन्म स्थान निश्चित करते हैं। जैसे कश्मीर के रहने वाले जो संस्कृत साहित्य के साहित्यकार हैं वह जो है कविकुल गुरु कालिदास का जन्म स्थान कश्मीर मानते हैं। बंगाल के रहने वाले जो साहित्यकार हैं वह जो है कविकुल गुरु कालिदास का जन्म स्थान बंगाल मानते हैं। विंध्य प्रदेश के रहने वाले जो साहित्यकार हैं वह जो है कालिदास का जन्म स्थान विंध्य क्षेत्र मानते हैं। किंतु जो है इनके साहित्य में जिस स्थान का उल्लेख मिलता है और अन्य जो साहित्यकार हैं उनके साक्ष्यों के आधार पर, पुस्तकों के साक्ष्यों के आधार पर यह अन्य समीक्षकों की सहमति बनती है कि कविकुल गुरु कालिदास का जन्म स्थान उज्जैन में हुआ था। और समय की बात है तो समय का भी बड़ा विवाद है। कोई निश्चित तारीख निश्चित नहीं किया जा सकता है कि कविकुल गुरु कालिदास का जन्म उपयुक्त समय में ही हुआ था, किंतु जिस पर समीक्षकों की सबसे ज्यादा सहमति है वह है 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व।
नहीं 4वीं शताब्दी है इनका समय। और यही जो समय है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश का प्रतापी शासक था, जिसकी उपाधि थी विक्रमादित्य, तो उसके समकालीन ये ठहरते हैं कविकुल गुरु कालिदास। देखिए, इस संदर्भ में आप लोगों को ये भी बता दें कि किसी के बारे में अगर स्पष्ट कुछ भी जानकारी नहीं होती है तो कुछ जो है साहित्यकार किंवदंतियां बना लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये जो विद्योत्मा थी राजकुमारी, बड़ा ही निपुण थे शास्त्रार्थ में, उसको बड़ा ही महारत हासिल था, और उसको जो है मूर्ख कालिदास उसको पराजित कर लिए। शादी हुई, उसके बाद पत्नी के द्वारा जो है बेइज्जत हुए। फिर काली माँ काली के दरबार में गए, वहाँ काफी तपस्या किए, फिर उनको ज्ञान मिला और संस्कृत के महान साहित्यकार बन गए। ठीक है, ये किंवदंतियां है, इसकी कहीं भी यथार्थता की परख नहीं हो पाती है। इसके बाद अब इनकी हम रचनाओं के बारे में आते हैं। तो कविकुल गुरु कालिदास, देखिए मैं दिखाता हूं, यह जो है 2 महाकाव्य लिखे हैं। पहले महाकाव्य का नाम है रघुवंशम, दूसरे का नाम है कुमार संभवम। पहला जो महाकाव्य है रघुवंशम, यह 19 सर्गों में विभक्त है, और इस 19 सर्ग में इक्ष्वाकु वंश के 31 राजाओं का उल्लेख है। इसमें राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक के 31 राजाओं का उल्लेख है। और दूसरा जो महाकाव्य है कुमार संभवम, इसमें 18 सर्ग हैं, और इसमें भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती के द्वारा जो उनका द्वितीय पुत्र जो है कार्तिकेय थे, उनके जन्म के बारे में, जन्म की जो कथा है उसके बारे में प्रस्तुत महाकाव्य में बताया गया है। इसके बाद इस पर आइए नाटक। प्रस्तुत जो है कालिदास ने 3 तरह के नाटकों की रचना किए हैं। पहला जो नाटक है उसको कहते हैं मालविकाग्नि विक्रम, और दूसरा जो महाकाव्य है ये नाटक है उसको कहते हैं विक्रमोर्वशीयम, और तीसरा जो है अभिज्ञान शकुंतलम है। इनके बारे में भी थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। जो मालविकाग्नि विक्रम है, ठीक है, इसमें राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र राजकुमार के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इसमें जो है 5 अंकों में, अर्थात यह जो नाटक है इसका कथानक 5 अंकों में बटा हुआ है। इसके बाद दूसरा जो आता है आपका विक्रमोर्वशीयम, इस नाटक में भी 5 अंक हैं, और इसमें पुरूरवा राजकुमार और उर्वशी नायिका के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम इनका तीसरा नाटक है, और इस नाटक में जो विश्वामित्र हैं और जो मेनका अप्सरा है उसके द्वारा उत्पन्न शकुंतला का वर्णन है कि जन्म होने के बाद शकुंतला को जो है कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ आते हैं, और वह कण्व ऋषि एक धार्मिक पिता के रूप में उस शकुंतला का पालन पोषण करके बड़े करते हैं, और जो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत हैं उनके साथ वह जो है प्रेम विवाह, ठीक है, जिसको आजकल लव मैरिज कहते हैं, प्रेम विवाह, ठीक है, जिसको उस काल में गंधर्व विवाह कहा जाता था, वो कराए। इसका वर्णन है, इसमें भी 7 अंक हैं। और इनकी ये जो रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, इसका विश्व साहित्य में सबसे ज्यादा अनुवाद हुआ है, और इनकी कालिदास की महानता का यह जो है नाटक बहुत बड़ा आधार है। इसके बाद 2 खंडकाव्य लिखे हैं, पहले को मेघदूतम, दूसरे को निस्संधानम। तो जो पहला आपका खंडकाव्य है, इस खंडकाव्य में जो यक्ष हैं अपनी पत्नी यक्षिणी जो अलकापुरी में रहती है उसके दोनों के बीच जो है वियोग का वर्णन है। थोड़ा सा संक्षिप्त में इसकी कथा हम बता दें तो जो यक्ष हैं, यक्ष से उनकी पत्नी यक्षिणी जो है किसी कारणवश नाराज हो जाती है और वह अलकापुरी चली जाती है और फिर आती नहीं है। तो उसके प्रेम में वह जो है
खाना पीना छोड़ करके कृषकाय हो जाते हैं। तो अंत में जो है जो वर्षा कराने वाले जो मेघ हैं उनको संदेश देते हैं कि अय बादल तुम जा करके अलकापुरी में वहां जा करके वर्षा करना जहां मेरी पत्नी खड़ी रहती है, और उसको ये बताना कि ये मेरी वर्षा की बूंदें नहीं हैं बल्कि तुम्हारे पति यक्ष के आंसू की बूंदें हैं, जिससे समझ करके वह जो है उनकी पत्नी वापस आ जाए। इसका वर्णन है। इसके बाद ऋतु संहारम है। ऋतु संहार ये समझ लीजिए कि भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। 6 ऋतुओं का लक्षण और विशेषताओं के आधार पर जो विशेषता है, ठीक है, इसका वर्णन प्रस्तुत खंडकाव्य में किया गया है। और मैं खंडकाव्य को ये बता दूं कि खंडकाव्य में जिस प्रकार से महाकाव्य में किसी नायक या नायिका के जीवन पर्यंत का वर्णन होता है, लेकिन खंडकाव्य में जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है नायिका नायिका का। ठीक है, ये दोनों खंडकाव्य हैं। आपको ये भी बता दें कि ये जो कालिदास हैं इनकी एक खासियत है संस्कृत साहित्य में, इसीलिए इनके बारे में जो समीक्षक हैं उपमा कालिदासस्य की पदवी देते हैं। अर्थात ऐसा कवि जिसकी उपमा अलंकार के प्रयोग में महारत हासिल हो। उपमा अलंकार आप लोगों को पता ही होगा, मैं बता देता हूं। जहां पर दो भिन्न वस्तुओं में व्यक्तियों में समान गुणधर्म के आधार पर तुलना किया जाता है, सादृश्य धर्म के आधार पर तुलना किया जाता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसका वर्णन जो है कालिदास ने बहुत ही निपुणता के साथ, स्वाभाविकता के साथ किया है। ये इनकी खासियत है। इसके बाद देखिए कुछ समीक्षक जो है इनके रचनाओं के आधार पर कहते हैं कि काव्येषु रम्यम नाटकम तत्र रम्या शकुंतला। अर्थात जो भी काव्य होते हैं उन काव्यों में जो नाटक होता है सबसे सुंदर होता है, मनोरम होता है, और उन नाटकों में जो शकुंतला नाटक है, अभिज्ञान शकुंतला, वो सुंदर है। ये इनकी विशेषता है, समीक्षक ये कहते हैं। इसके बाद अंत में आप लोगों को ये बता दें कि कविकुल गुरु कालिदास की जो भी रचनाएं हैं, जो भारत की सार्वभौमिक जो जलवायु से लेकर के प्राकृतिक विशेषताओं से लेकर के सामाजिक व्यवस्थाओं तक जो व्यवस्था है उसमें उन्होंने एकता स्थापित किया है और बड़ा ही नैसर्गिक वर्णन किया है। और यह जो है अपने काव्यों में हिमालय से लेकर सिंध अर्थात समुद्र तक का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है और उसमें समरसता लिखा है। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।